हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ट्रांसफार्मर, उनके लॉसेस और दो एप्लीकेशन पढ़ी थी, है ना, स्टेप अप की और स्टेप डाउन की। आज हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर पढ़ेंगे। तो एसी जनरेटर में पहला पॉइंट, वह कैसे करता है, कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है? तो आंसर है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहला पॉइंट। अब मैकेनिकल एनर्जी लाना है तो हमें क्या करना है? एक आर्मेचर कॉइल होता है, उसको केवल घुमाना है। उसको घुमाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टरबाइन लगा सकते हैं उसको घुमाने के लिए, क्योंकि जब तक वो घूमेगा, जब वो घूमेगा तो एंगल चेंज होता है। एंगल के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा और उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा। सारे पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो साथ में क्या डेवलप हो जाएगा? करंट भी इंड्यूस्ड हो जाएगा उसके अंदर। इंड्यूस्ड इसलिए वर्ड यूज करते हैं, इंड्यूस्ड का मतलब है अपना करंट नहीं है, किसी दूसरे की वजह से बना है। अब दूसरे की वजह से करंट बन रहा है, क्यों? क्योंकि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट बनेगा। जहां फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा वहां हमारा ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा और इंड्यूस करंट भी जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? एसी जनरेटर के चार मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है आर्मीचर, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, उसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। ये हमारा आर्मीचर है, हमने क्या किया हुआ है? इसमें कॉपर की वाइंडिंग की हुई है, इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। ये दो मैग्नेट्स लगा रखी हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू क्या आएगा? साउथ आएगा, ठीक है। ये वायर्स हैं, ये ब्रशेज हैं B1 और ये B2। ये मेटल के या कार्बन रॉड के बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसका एक एंड इस ब्रश से कनेक्टेड नहीं है, इस रिंग से कनेक्टेड है। ये बात ध्यान से देख लो, इसका जो एंड है ये इस रिंग से कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट। और जो ये वाला कनेक्टेड है ये इस वाले रिंग से कनेक्टेड है, R2 से कनेक्टेड है, R2 से कनेक्टेड है, R2 से। ये वाला B1 और B2 से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ब्रश ये है, B2 है, और ये हमारे पास रिंग है, तो ये ऐसे टच करता है, केवल ऐसे टच, और ये घूमेगा तो मतलब एक दूसरे को रब करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ये घूमते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो ये वाला रिंग है इसको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। दो स्लिप रिंग्स हैं और दो हमारे पास ब्रशेज हैं। ये लोड रेजिस्टेंस है R, ठीक है। और यहाँ पर करंट फ्लो होगा, यहाँ करंट का डायरेक्शन कुछ मैंने ऐसे मार्क किया हुआ है। तो दो डायग्राम हैं। अब दो डायग्राम कैसे हैं वो सुन समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझ लो, डायरेक्शन जो देंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is given by Fleming right hand rule, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है? जो हमारी फोर फिंगर है वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी। जो हमारा, हाँ, जो हमारा सेंटर फिंगर है, सेंटर फिंगर, वो होगा इंड्यूस्ड करंट की तरफ, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की तरफ होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? सेंटर फिंगर हमारा ये हो गया थंब। जो हमारे पास थंब है, दिस शुड बी मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये मोशन ऑफ कंडक्टर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो हम, अब समझ में आ गया तुम लोगों को?
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किसके हेल्प से देंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की तरफ से देंगे। जो इसमें 4 फिंगर है वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब जो है मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन में, और जो मिडिल फिंगर है वो दे देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट दे देगा। तो इंड्यूस करंट हमको निकालना आ गया, ठीक है। अब इसमें दो केस लेके चलते हैं। एक लेके चलते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। लेट ए बी is at front and CD is at the back. CD is at the back and the coil is perpendicular to the direction of magnetic field, to the direction of a magnetic field, ठीक है। समझाता हूं इसे। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखना ध्यान से। ये जो है ना आर्मेचर, ये ऐसा समझो, ऐसा, ये ऐसा है, आपकी तरफ है, ये बी ऊपर है, बी ऊपर है और ए नीचे है। इसको ऐसे देखो, बी ऊपर है, ये वाला पार्ट बी ऊपर है और ए नीचे है, बी ऊपर ए नीचे। तो देखो जरा राइट हैंड से, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये कंडक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक, ये थंब कहाँ हो गया? आउटसाइड हो गया, थंब आउटसाइड हो गया। तो सेंटर फिंगर कहाँ? ऊपर की तरफ है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मिल गया आपको। तो इंड्यूस करंट कहाँ आएगा? चलो देख लो इसे, ए बी अपवर्ड आएगा। इंड्यूस करंट कहाँ आएगा? अपवर्ड, ऐसे जाएगा इंड्यूस करंट और यहाँ से ऐसे वापस आएगा। ध्यान से देखना, करंट कहाँ बना? ऊपर बना। तो मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी और घूमकर ऐसा क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा, यहाँ वापस आ जाएगा। अब आप कहोगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सर आपने करंट की डायरेक्शन तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बना दी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बना दी। तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, यहां देखो ध्यान से, एक सर्किट मैंने बनाया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट की डायरेक्शन बताओ जरा मुझे। करंट की डायरेक्शन ये है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं क्या लिख रहा हूं देखना ध्यान से। यहां है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव in the external circuit, in the external circuit, एक्सटर्नल सर्किट में है ना ये, लेकिन एक्चुअल में क्या है? लेकिन एक्चुअल में क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सोर्स, inside the source, source मतलब battery is from इनसाइड द बैटरी। करंट ऐसे ही तो आएगा, आई और ऐसे निकल कर जाएगा, यहाँ ऐसे निकल कर जाएगा। तो बैटरी के अंदर कहाँ है? फ्रॉम नेगेटिव टू कितना है? पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या समझ में आया हमको? जो सोर्स होता है ना, जो करंट बनाता है, उसके अंदर डायरेक्शन क्या होती है करंट की? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और बाहर जब
एक्सटर्नली करंट सप्लाई करेगा तो वहां क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एक्सटर्नल सर्किट में है। और बैटरी के अंदर, सोर्स के अंदर कहाँ है, ये देखो सोर्स के अंदर कहाँ है, सोर्स के अंदर है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है। अब वापस आ जाओ अपने डायग्राम पे। तो करंट यहां से ऐसे गया और ऐसे वापस आएगा, यहां देखो यहाँ ऐसे वापस आ रहा है, तो करंट ये सोर्स हो गया इसका मतलब है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने ये नेगेटिव मार्क किया है और ये वाला मैंने कैसा मार्क किया है, पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरा सोर्स है, सोर्स ही तो है ना, करंट जनरेट कर रहा है। तो बाहर वाले में डायरेक्शन क्या होगी, वो देखो, ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये वाला सर्किट कैसा है, एक्सटर्नल सर्किट है। अगर ये एक्सटर्नल सर्किट है तो करंट की डायरेक्शन देखो, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल में कहाँ जा रही है, फ्रॉम पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। देखने वाले को क्या लगेगा, पॉजिटिव से निकल रहा है करंट और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पर सोर्स के अंदर कहाँ है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है। ये वाली बात समझ में आ गई। अभी ये ऐसा था, स्टेटमेंट लिख लें, द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, ए बी में ए से बी की तरफ है डायरेक्शन, हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन of induced current, direction of induced current in AB, in AB is from A to B and in CD from C to D, from C to D, ठीक है। अच्छा, द ब्रशेस B2 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, एंड B1 इज नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन external circuit is from B2 to B1, B2 से B1, B2 से B1 थ्रू R बोल देते हैं, R की तरफ से, थ्रू लोड रेसिस्टेंस R, थ्रू लोड रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस R, समझ में आ गया, थ्रू लोड रेसिस्टेंस R। ये किस में हुआ है, ये चीज किस में हुई है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल में हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आधी साइकिल बाद क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये देखो, अब क्या हो जाएगा, ये देखो, पहले क्या था, ये B था, ये A था, ये था B, ये था A, और ये वाला था C और ये वाला था D। अब ये ऐसा था, ठीक है। जब ये ऐसा है तो ये घूमकर कैसे जाएगा, ये वाला घूमकर ऐसे जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा। तो अब तुम्हारा C ऊपर आ गया और D नीचे आ गया, हाफ साइकिल हो गई ना।
आधा घूम गया, T/2 हाफ साइकिल हो गई। देखो पहले ऐसे था, ये A ये B, अब ये AB को मेरी तरफ आना है, तो ये कितना घूमा देखो पहले, ये 90 और फिर ये 180 घूम गया। अब आपकी तरफ क्या आ गया, अब आपकी तरफ आ गया ये वाला C और D आपकी तरफ आ गया, और B और A कहाँ चला गया, पीछे चला गया। ठीक है, अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल सुनो, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, इसे मार्क भी कर देता हूं मैं यहाँ पर, ये ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब 0 से लेके कहाँ तक चला था, ये T/2 तक चला था। डेरिवेशन में देखेंगे अच्छे से और अभी। अब CD फ्रंट पे आ गया, CD फ्रंट पे है, आपकी तरफ है, ये C और D आपकी तरफ है, तो फिर से राइट हैंड रूल लगाओ, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस करंट हो गया। ठीक है, तो इंड्यूस करंट अब ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर अभी भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब आप कहोगे सर ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, जरा डायरेक्शन देखना, C से D की तरफ था पहले, किसकी तरफ था, C से D में देखो जरा, डायरेक्शन करंट की C से D की तरफ है, C से D की तरफ है, और यहाँ देखो D से कहाँ है, D से C की तरफ है। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो यहां लिखेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब T/2 से जब वो T तक जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, CD is at the front, CD is at the front and AB is at the back। ठीक है, बैक में चला गया, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन of induced current in CD is from C to उल्टा करना है, C to D है, from D to C, from D to C and in AB from B to A, from B to A, है ना। यहाँ देखो सबसे ज्यादा समझने वाली बात आने वाली है अब यहाँ पर, ये देखना, क्योंकि नहीं तुम इस डायग्राम में कंफ्यूज हो जाओगे जो मैंने नीचे बनाया हुआ है। अब ये ना ऐसे घूमेगा, ये देखो ये ऐसा था, ये ऐसा था, जब ये ऐसा पूरा घूमेगा, जब ये ऐसा घूमेगा, देखो ऐसा, जब ये ऐसा पूरा घूमेगा 180 डिग्री, यहाँ था, जब ये ऐसा घूमेगा 180 डिग्री, तो ये भी तो घूमेंगे। ये जो रिंग्स हैं ये मूवेबल होते हैं, स्लिप रिंग्स कैसे होते हैं, ब्रश नहीं घूमता, और ये कोई चिपके हुए नहीं है, ये केवल B1 और स्लिप रिंग के बीच में कांटेक्ट है, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सके। ये ऐसा है, ये ऐसा, देखो ऐसे घूमेगा, ये ऐसा, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से ऐसा, तो ये कांटेक्ट में है, चिपके हुए ऐसे नहीं है कि मूव नहीं कर सकते, अगर टच में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, जब ये ऐसा घूमकर ऐसा हो गया, जब ये ऐसा घूमकर ऐसा हो गया, देखना, जब ये ऐसा घूमकर ऐसा हो गया, तो ये वाला भी तो घूमेगा, ये वाला रिंग घूम के कहाँ आ जाएगा, देखो ये वाला, ये ऐसा था, अब ये ऐसा घूमेगा, तो ये वाला भी घूम, इसे भी 180 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री, देखो जरा BA में कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट चेक करो, ये अभी यहाँ है, और इसे ऐसे घुमाना है, ऐसे, ये ऐसा है ना, इसको ऐसे घुमाना है,
तो ये वाला पॉइंट 180 घुमा दो तो कहाँ पहुंच जाएगा, 180 घूमकर यहाँ पहुंच जाएगा ना, इस वाले पॉइंट पे। देखो यहाँ आ गया ये, यहाँ। और ये वाला पॉइंट घूमकर कहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट घूमकर, ये वाला पॉइंट घूमकर कुछ ऐसा आ जाएगा इधर, ये वाला पॉइंट घूमकर इधर आ जाएगा। तो ये वाला इधर आ गया, ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाला इस पॉइंट पे आ गया। अब जरा यहाँ देखो, करंट ऊपर गया, ऐसे घूमकर ऐसे आया, अब किसके टच में है ये वाला, देखो जरा, ये वाला किसके टच में है, ये वाला इस रिंग के टच में है ना, रिंग के टच में है। और ये वाला किसके टच में है, नीचे वाले रिंग के टच में है। तो करंट ऐसे जा रहा है, देखो ये देखो, करंट ऐसे जा रहा है, तो इस ब्रश से निकल रहा है ना, तो चार्ज कौन सा हो जाएगा इसका, नेगेटिव। और करंट ऐसे आया, ऐसे, और जब यहाँ आया ना तो ये ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन B1 में चले गए, B1 में चले गए। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाला करंट ऐसा आया, अगर देखो बैटरी ये है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ। कहाँ से जाता है, नेगेटिव की तरफ। तो करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाला इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला इस बार क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सोर्स है ना ये तो। अब एक्सटर्नल सर्किट कौन सा है हमारे पास, वो देखो जरा। जो एक्सटर्नल सर्किट है वो ये वाला है, जो एक्सटर्नल सर्किट है वो ये वाला है, ये वाला। तो इसमें करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होनी चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे आ गई, ये हमें करंट की डायरेक्शन मिल गई एक्सटर्नल सर्किट में। पर सोर्स के अंदर क्या है डायरेक्शन, वो देखो, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो फ्रॉम नेगेटिव से ऐसे, और ये पॉजिटिव ऐसे। ये समझ में आया। देखो जब ये कॉइल को घुमाओगे ना, तो साथ में ये रिंग्स को भी घुमाओ, ये रिंग्स रोटेट करती हैं, ये रिंग्स क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, घूम जाती हैं। जैसे कॉइल घूमेगा तो ये भी घूमेगा। अगर ये रिंग नहीं घूमेंगे तो क्या करेंगे, वायर्स टूट जाएंगे ना। रिंग नहीं घूमेगी तो वायर्स क्या होंगे, टूट जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात थी, जब ये कॉइल ऐसा है ना, तो ये घूमकर ऐसा आया, 180 डिग्री आया। तो अगर ये 180 घूमा, तो इस वाले पॉइंट को भी 180 घुमा दो ना बाहर की तरफ, तो ये ऐसे जाएगा। मार्कर देखना मेरा, ये ऐसे घूमकर यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे घूमकर यहाँ, और ए बी कहाँ आ जाएंगे, यहाँ। वही हुआ है, ये बी ए यहाँ आ गया, और जो ये वाला वायर यहाँ जुड़ा हुआ था ये यहाँ आ गया, ये देखो ये यहाँ आ गया। और ये वाला देखो, ये पहले पीछे था, तो ये ऐसे घूमेगा बाहर की तरफ, तो ये वाला घूमकर ऐसे आएगा, ये वाला घूमकर ऐसे आएगा इस तरफ। तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है। अब यहाँ से करंट निकल रहा है, देखो ये रहा, यहाँ से करंट निकल रहा है, तो सोर्स के अंदर जहां से करंट निकलता है वो नेगेटिव होता है, और घूमकर ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और एक्सटर्नल सप्लाई में हमें करंट मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है। अब जो ब्रशेस थे वो भी उल्टे हो गए, तो ब्रशेस B2 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नाउ अब क्या हो जाएगा, जो B2 है वो क्या हो गया इस बार, नेगेटिव, एंड B1 इज क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गया। तो जो एक्सटर्नल करंट है, जो एक्सटर्नल करंट है, passes from B1 to B2 थ्रू R। थ्रू R मतलब R से होते हुए, थ्रू R। ठीक है। अब इसके जरा डेरिवेशन पे आ जाओ। डेरिवेशन पे क्या करना है, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो फाई लिखना है, B वेक्टर डॉट क्या लिखना है, A वेक्टर। अब मैं लिखूंगा BA, तो इसको क्या लिखा जाएगा, BA cos थीटा लिखा जाएगा, BA cos थीटा। अब फैराडे ने बोला था कुछ, सेकेंड लॉ था कि जो EMF इंड्यूस होगा वो माइनस d∅ अपॉन क्या होगा, dt। तो लिख लेते हैं। हमने आर्मेचर पे ये मान लो n कॉइल्स लपेटे हुए, n टाइम्स। अगर 1 है तो फिर तुमने सीखा था ट्रांसफार्मर में भी 1 d∅dt। अगर n टर्न्स है तो n d∅dt बनेगा। तो यहाँ से क्या बन गया, माइनस का n
डी अपॉन क्या आ गया डी टी, यहाँ बी, यहाँ ए, और यहाँ पर कितना आ गया कॉस थीटा। देखो ना तो मैं बी को चेंज कर रहा हूँ ना मैं एरिया को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं चेंज कर रहा हूँ थीटा को। तो एन बी ए डी बाय डी टी, और यहाँ पर कॉस। अच्छा थीटा क्या होता है, थीटा होता है ओमेगा टी। ये हमने सबसे पहले उसमें सीखा था क्लास में, जब मैंने एसी शुरू किया था, जहाँ मैंने फेज एंगल पढ़ाया। तो पहली वीडियो देख लेना एसी रेसिस्टेंस की, वहाँ स्टार्टिंग में समझा रखा है मैंने। तो यहाँ पर कितना आ गया ओमेगा टी, तो यहाँ पर ई कितना आ गया माइनस एन बी ए, और इसको करेंगे तो माइनस का साइन होता है, तो प्लस का कितना आ गया साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो मुझे मिल जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर ई टू बी मैक्सिमम, अगर ई को मैक्सिमम होना है, फॉर ई टू बी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 1। साइन ओमेगा टी क्या होना चाहिए, साइन ओमेगा टी 1 होना चाहिए। ठीक है, साइन ओमेगा टी 1 होना चाहिए। अब फिर से समझो, तो मैंने लिखा ई इक्वल टू एन बी ए, और यहाँ पर ओमेगा, ये रहा एन बी ए ओमेगा। तो ये क्या बनेगा मैक्सिमम है, मैक्सिमम है तो ई नॉट हो गया। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हैं। यहां देखना, थोड़ा सोचना है स्टार्टिंग में। मैंने क्या करा, ये वाला पॉइंट रखा, ए भी आपकी तरफ है, बी ऊपर, ए नीचे आपकी तरफ है। ठीक है, एरिया वेक्टर आपको पता है क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इसी डायरेक्शन में। आर्मीचर कॉइल कैसी है, ऐसी है, आर्मीचर कॉइल ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, ऐसे। अब आप कहोगे सर आर्मीचर जो कॉइल है वो 90 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अच्छी बात है बना रहा है, लेकिन मुझे थीटा जो होता है वो एरिया वेक्टर और बी के बीच में होता है, कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड में नहीं देखते। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा। देखो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये देखो परपेंडिकुलर। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, टॉप व्यू से देखो, एसी जनरेटर नीचे रखो और खुद जाके छत पे बैठ जाओ, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो क्या दिखाई देगा, मैं वो बताता हूँ। देखना ध्यान से हो, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, जब टाइम टी कितना है 0, और तुम्हारा कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है कंडक्टर तुम्हारा इस तरीके से, और एरिया वेक्टर कैसा बनाया हुआ है, अभी ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ऐसा बना हुआ है एरिया वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है तो थीटा कितना आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये पहला बना दिया मैंने। तो मैंने ई निकाला, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो कर लो ओमेगा टी है, तो ओमेगा को चलो ओमेगा लिख लेता हूँ, टी को क्या लिखा मैंने 0। ठीक है, आप इसे ये भी बोल सकते थे साइन थीटा, ये थीटा ही तो है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे चाहे वैसे देख लो, अगर टी को 0 पुट करोगे तब भी ठीक है, और अगर डायरेक्ट थीटा इसमें पुट करोगे तब भी 0, दोनों 0 आएंगे। तो ये मेरे को मिला ई नॉट साइन 0, तो साइन 0 0 होता है, तो हमारा ई कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया। अब क्या हुआ, सेकंड केस देखो, ध्यान से देखोगे थोड़ा समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर बैठे रहो। बी, अब ये ऐसा था, जब ये आधा घूमेगा 90 डिग्री घुमाओ इसे, 90 डिग्री ऐसा,
अगर ऐसा है, एरिया वेक्टर भी ऐसा है, अब 90 डिग्री घुमाएंगे तो कहाँ ऐसा आ जाएगा, तो एरिया वेक्टर कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। एरिया वेक्टर बना रहा हूँ केवल मैं, ठीक है, इसको ऐसे घुमाओ ऐसे, तो ये अभी ऐसा है ना, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, अरे आसान तो है, ऐसा हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर ऐसा हो गया। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। अगर इस वाले में वैल्यू डालूं E इक्वल टू ई नॉट साइन 90 डिग्री, तो ये ई नॉट इंटू 1 आ जाएगा। अच्छा, आधा घूमने पर क्या होगा, टाइम कितना लेके चलेगा ये T/4, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा की 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पर T/4 कर दो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। E नॉट साइन पाई बाई 2, ये भी 90 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, E नॉट आ जाएगा। थर्ड सिचुएशन क्या बनेगी, अब ये आधा घूम चुका है, ये जीरो था, इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। ग्राफ देखो जरा इसका, यहाँ पर टाइम जीरो है, तो ईएमएफ भी कितना आया, जीरो। T/4 पे ये मैक्सिमम आ रहा है, ये ई नॉट है, ये ले लो यहाँ पर T/4, ये यहाँ आ गया, मैक्सिमम आ गया, ठीक है। चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ना, जैसे जीरो से लेके कहाँ तक होता है, टी तक, तो बीच में क्या आएगा, T/2, उसके आधे में क्या आएगा, T/4, यहाँ क्या आएगा, 3T/4 आएगा। अब ये भी हो गया। थर्ड केस देखो, डी तो इधर ही रहेगा, बी वेक्टर, अब इसे फिर से 90 डिग्री घुमा दो, 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, 90 घुमाना है, ये आ गया एरिया वेक्टर, तो थीटा कितना आएगा यहाँ पर 180 आ जाएगा। अगर 180 आ गया तो E इक्वल टू ई नॉट साइन 180 डाल दो सीधा उठाकर, चाहे तो T/4 डाल दो, चाहे तो ये डाल दो, एक ही बात है। ये कब होगा, जब T/2 टाइम होगा, ये वाला, तो यहाँ पर फिर से E जीरो हो जाएगा, ये E हमारा क्या हो जाएगा, जीरो T/2 पे, तो यहाँ हमारा T/2 रहा होगा, तो ये ऐसा गया और ऐसा आ गया। फोर्थ सिचुएशन देखो, बी वेक्टर, अब ये ऐसा है, तो अब ये कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज नापोगे तो मैंने क्या सिखाया था, 90 डिग्री लेके चलना, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन -90, साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो यहाँ से आ गया हमारा कितना आ गया, ई नॉट माइनस का, और यहाँ पर साइन कितना 90, तो दिस इज माइनस का ई नॉट आ गया, दिस इज माइनस का ई नॉट। और तुम ये कह सकते हो ये अगला टाइम है, तो ये T/4 पे हुआ था, ये T/2 पे, तो यहाँ 3T/4 पे हुआ ये, तो ये इधर चला जाएगा ऐसा, ये वाला हो गया माइनस का ई नॉट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ वाला पार्ट देखो, फिफ्थ वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, अब ये दोबारा घूमेगा, दोबारा घूमेगा तो फिर से कितना कहाँ आ जाएगा, ये वाला ये इधर आ जाएगा, ऐसे आया फिर इधर चला गया, तो थीटा इक्वल टू फिर से कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, और ये टाइम इंटरवल टी है, एक चक्कर पूरा लग गया है ना। अब कहोगे सर ये तो आपने इधर बोला था, देखो अगर ये वाला एंगल लेके चलते तो ये होता 270, तो या तो थीटा को ले लो प्लस में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो यहाँ पर ठीक सही आ रहा है, या तो 270 ले लो या थीटा को -90 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब या तो मैं इसे ये पूरा नापूं, तो मुझे थीटा इक्वल टू लिखना चाहिए 2 पाई लिखना चाहिए, यहाँ पर थीटा कितना लिखना चाहिए मुझे, 2 पाई, 360 डिग्री हो गया ना 2 पाई, तो यहाँ E इक्वल टू कितना, ई नॉट साइन कितना आ जाएगा, 2 पाई बोल दो या 360 डिग्री बोल दो, तो ये तुम्हारा फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से फिर यहाँ आ गया, तो ये T आ गया,
ये वाला 3T/4 आ गया। ये बात समझ में आ गई? ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है। अब इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी? इक्वेशन हमारे पास आई थी E = E0 sin ओमेगा टी आया था। अब मैं इसे दोनों को ना R से डिवाइड कर देता हूँ, तो E0, क्योंकि रेसिस्टेंस एक्सटर्नल में कितना लगा रखा था हमने? R लगा रखा था, तो यहाँ भी R और यहाँ भी R, तो ये हो जाएगा I = I0 sin ओमेगा टी आ जाएगा। I = I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, I = I0 sin ओमेगा टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। ये स्कैन कोड है, नोट्स को अगर चाहिए तो स्कैन करोगे तो नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखो हमारे पास एसी जनरेटर जो है क्या काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? एसी जनरेटर पहला पॉइंट क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये पहला पॉइंट था। इसके 4 पार्ट होते हैं। इसमें आर्मेचर कॉइल होता है ABCD, मैग्नेटिक फील्ड होता है, स्लिप रिंग्स होती हैं। स्लिप रिंग्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रशेस के ऊपर स्लिप करती हैं। ठीक है, और जब आर्मेचर घूमेगा तो नीचे से स्लिप रिंग्स भी घूमना पड़ेगा। अगर ये नहीं घूमेगा तो वायर ट्विस्ट होंगी और टूट जाएंगी। थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा, इसमें क्या होते हैं? ब्रशेज होते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉर्थ और साउथ हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। इसमें ना तो मैं कॉइल का एरिया चेंज कर रहा हूँ, ना मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ। मैं जब उसको घुमाऊंगा, कॉइल को घुमाऊंगा, आर्मेचर को घुमाऊंगा, तो मुझको क्या चेंज मिलेगा? थीटा चेंज मिलेगा। ठीक है, थीटा चेंज मिलता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हम डीसी नहीं प्रोड्यूस करते, एसी ही प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? अगर मान लो डीसी आपने 4000 वोल्ट कहीं क्रिएट की और फिर उसको आपको ट्रांसफर करना है, 100 किलोमीटर ही ट्रांसफर करना है, तो डीसी में वोल्टेज को आप चेंज नहीं कर सकते। डीसी में वोल्टेज जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो हम हमारा जो हीट लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, क्योंकि डीसी बनाते तो हम एसी हैं। ट्रांसफार्मर की यूज से, स्टेप डाउन स्टेप अप की यूज से हम उसकी वोल्टेज को हाई कर देते हैं और करंट को कम कर देते हैं। करंट कम होने से हीट लॉस कम होता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, डीसी को लाने का कोई तरीका नहीं है, हीट लॉस हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब हम डीसी को ही एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फायदा है ना भाई। डीसी को ट्रांसफर करना मुश्किल है, हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगी, उसके लिए कोई तरीका नहीं है। उसके लिए एक तरीका आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सर जहाँ जो केबल उनको लेके आएगी, जो केबल्स पावर सप्लाई करेगी, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा ले लो। कॉपर की वायरिंग होगी और बहुत मोटी मोटी वायरिंग ले लो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। अरे भैया कम हो जाएगा पर कॉस्ट भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कॉपर सस्ता थोड़ी आता है।
समझ में आ रही है ना बात? तो करंट तो अपने हाथ में, करंट कम कर दो। अच्छा सोचना हीट क्या है, आई स्क्वायर आर टी है। आर कम करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, आर कम या आई कम करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। सोच के देखो जरा, आई 4 था तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। मैंने उसे आई को 2 पे ले आया, अगर आई को 2 पे ले आया तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। पहले 16 टाइम्स था, 4 टाइम्स हो गया। पहले 16 था, मतलब हीट लॉस होगी वो 16 टाइम्स होगी, और अब 4 टाइम्स हो रही है, तो हीट लॉस तो मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब रेसिस्टेंस को करके देख लो, रेसिस्टेंस एक में 16 कर लो, एक में 4 कर लो, क्या क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें? तो हम करंट को वैरी करते हैं। डीसी एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे कि वो क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जब चार्ज करते हैं किसी चीज को, मोबाइल्स को चार्ज करते हैं, तो हमारे पास जो उसका चार्जर होता है वो एसी से थोड़ी चार्ज होता है। हम लगाते तो अपने घरों में लाइट एसी आती है, एसी में लगाते हैं, पर एसी क्या करेगी, आधा साइकिल में चार्ज करेगी, अगले आधे साइकिल में फिर डिस्चार्ज कर देगी बैटरी को। तो जो हमारे इसके चार्जर होते हैं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम मोबाइल चार्ज कर पाते हैं। कई बार बोलते हैं मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा, मोबाइल चार्ज इसलिए नहीं होता, शायद रेक्टिफायर खराब हो जाता है अंदर का, जो भी है। अगर एसी डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा तो कोई चीज चार्ज भी नहीं हो पाएगी पूरी तरीके से। इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इसको यूज नहीं करते एसी को। उसमें कैथोड एनोड की पोलैरिटी बदलती रहेगी बार बार, एनोड कैथोड की पोलैरिटी बदलती रहेगी बार बार। ये 10th आईसीएससी वालों ने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, और आप लोग 12th में पढ़ोगे अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये तुम्हारा था एसी जनरेटर था। ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है। इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, रेजोनेंस, सभी चीजें आने वाली हैं। चलो ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। देखते बहुत लोग हैं, देख रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, व्यू से पता पड़ता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, मतलब लाइक नहीं कर रहे हो ना, कमेंट्स कर रहे हो। ठीक है।